अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ जो हैं वो भी अच्छी जा रही होंगी। जेंडर स्टडी के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आप उसका रिप्लाई करेंगे। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर्स में जेंडर स्टडी का इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद हमने एक डिफरेंस जो है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा था, हमने उसको देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वुमेन स्टडीज़ एंड व्हाट इज़ जेंडर स्टडीज़। तो यहाँ तक हम लोग एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं कि जेंडर स्टडीज़ में और वुमेन स्टडीज़ में क्या है, एक ख़ास किस्म का डिफरेंस मौजूद है। ठीक है, आज हम इस सब्जेक्ट के थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम जा रहे हैं और डेट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द जेंडर स्टडीज़। ठीक है, हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर ये कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, हम इस पर बात करेंगे कि कैसे जेंडर स्टडी जो है वो क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यानी जेंडर स्टडी में हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वुमेन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जो है वो मेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ट्रांसजेंडर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को कवर करने की कोशिश करता है। जब हम सिलेबस पे बात कर रहे थे तो मैंने आपको इसका एक लाइट सा जो है वो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें हमने ये बात की थी कि जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है ये क्या है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ जो है ये क्या करता है, रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है आज हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं कि जेंडर स्टडी को हम देखते हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो किस तरह से रिलेटेड हैं जेंडर स्टडीज के साथ। देखिए, इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसकी बेसिक नीड्स में एक नीड जो है वो क्या है, खुराक है, और भी बहुत सारी नीड्स हैं उसकी, लेकिन क्योंकि हम इसको इकोनॉमिक्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग इस वक्त बात भी जो है वो क्या करेंगे, सिर्फ उसकी इसी बेसिक नीड्स के बारे में बात करेंगे कि खुराक जो है वो क्या है, उसकी बेसिक नीड है। अब उस खुराक के हसूल के लिए उसे क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर एक्चुअली हम उसको देखें तो सिर्फ एक इंसान को खुराक के हसूल के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बल्कि इवन अगर हम देखें कि परिंदे हैं तो वो भी जब सुबह होती है तो वो क्या करते हैं, रिस्क की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो जानवर हैं, इवन अगर वो खूंखार जानवर भी हैं तो उनको भी क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, उनको अपने रिस्क के लिए जो क्या करनी पड़ती है, एक एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंसान जो है वो क्या है, क्योंकि अशरफुल मखलूकात है तो जाहिर बात है उसके साथ भी उसकी कुछ नीड्स जुड़ी हैं। उन तमाम नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को क्या करे, इकोनॉमिकली एम्पावर करे। ठीक है, खुराक उसकी बेसिक नीड्स में आ गई, लेकिन फिर खुराक के साथ जो है क्या होती है, मुख्तलिफ चीज़ें और भी रिलेटेड हो जाती हैं। मसलन अगर वो सिर्फ उसको खुराक तो नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे रहने के लिए छत भी चाहिए। अब रहने के लिए जब उसको छत चाहिए तो वो कहाँ से वो छत हासिल करेगा, डेफिनेटली उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, ये बात रिलेट करती है किसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। यहां पर हम ये देखते हैं कि क्या जेंडर स्टडी के अंदर जो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एज ए सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि वुमेन यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है, मेन भी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, और ट्रांसजेंडर भी जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। हम अपनी सोसाइटी के अंदर ये चीज देखेंगे कि क्या मेन जो है वो इकोनॉमिकली एम्पावर है। यस, ही इज एम्पावर। If we talk about women, is she empowered? No, she is not empowered. अगर उसकी कोई 10% या 15% या 20% आबादी एम्पावर है भी सही, तो उसको हम मुकम्मल तौर पर पूरी आबादी के अंदर हम उसको क्या करते हैं, रिलेट नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम यही देखेंगे कि वुमेन जो है वो क्या है, एम्पावर नहीं है। अब अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या एक ट्रांसजेंडर जो है वो इकोनॉमिकली एम्पावर है? नहीं। अब इनको पेश आने वाले इश्यूज पे जब हम जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इशू से रिलेटेड होगा, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं जो उसके सामने आती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेंडर स्टडी जो है वो क्या है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स है। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जेंडर स्टडी जो है वो क्या है, रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, कैसे रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस है कि पॉलिटिकल साइंस इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि जेंडर स्टडी जो है वो क्या है, रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस है, तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि इंसान को इस दुनिया में रहने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ कवानीन की ज़रूरत है। हम कोई जंगल में तो नहीं रहते हैं, ये एक मुआशरा है
जब हम मुआशरे के अंदर रहते हैं तो मुआशरे को चलाने के लिए, उसके इंतज़ाम को चलाने के लिए कवानीन की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे के सारे कवानीन हमें कहाँ से मिलते हैं? दैट आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। फिर उन कवानीन का होना एक सब्जेक्ट है, फिर उन कवानीन पर अमल दरामद होना एक अलग सब्जेक्ट है। जब हम पॉलिटिकल साइंस को मजीद जो है वो क्या करते हैं, ब्रीफ करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास 3 एम्पावर बॉडीज जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? डेट आर एग्जीक्यूटिव, डेट इज जुडिशरी, डेट इज पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी? कानून को पास करेगी। एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करेगी? उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। और अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो कौन हरकत में आएगा? जुडिशरी उसमें हरकत में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर जेंडर के जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेन है और चाहे वो ट्रांसजेंडर है, अगर उसके हकूक पर कोई भी शख्स डाका डालता है तो फिर क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू जेंडर स्टडीज। हमने पहले भी डिस्कस किया कि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। ठीक है, जब हम सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर यही 3 जो हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद है। हमारे पास मेन है, हमारे पास वुमेन है, हमारे पास ट्रांसजेंडर है। ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर हमारे पास कोई 4th जनरेशन तो है नहीं। जब हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं तो सोसाइटी में मेन का क्या रोल है, वुमेन का क्या रोल है और ट्रांसजेंडर का क्या रोल है। ठीक है, और कहां पर उनके राइट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? इन्फ्रिंज हो रहे हैं, और कहां पर उनको राइट्स मिल रहे हैं? दैट इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। ठीक है, हाउ जेंडर स्टडी इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टडीज या इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तीनों जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे इंटरनेशनल स्टडीज हो, ये तमाम के तमाम जो है ये चीजें क्या हैं? आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। ठीक है, एक मुल्क का एक दूसरे मुल्क के साथ क्या रिलेशनशिप है? दैट इज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, कौन जो है वो क्या करता है? इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करता है। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द जेंडर स्टडीज। ठीक है, यकीनन जो लोग इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं या वो वहां पर जाकर अपने कोई ताल्लुकात क्रिएट कर रहे हैं या उनके साथ उनकी कोई इख्तिलाफात हैं या हम उनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहे हैं, ये तमाम की तमाम बातें हम कहाँ पर पढ़ेंगे? इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या होगा? जेंडर स्टडीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है ये क्या है? ये तमाम सब्जेक्ट्स को जो है ये क्या कर रहा है? उनको ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं, मतलब जब हम इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम इसमें ये चीज़ें तमाम हम लिख सकते हैं कि जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है ये क्या है? ये रिलेटेड टू ऑल अदर साइंसेज है। थैंक यू।